हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं भी एक आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने इस यूट्यूब परिवार में। तो आप सब कैसे हैं? उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपने एसएससी एमटीएस हवलदार एग्जाम की तैयारी काफ़ी अच्छे से कर होंगे। तो साथियों, जैसा कि लगातार हम लोग एसएससी एमटीएस के लिए मॉडल पेपर को हल कर रहे हैं, जिस तरह से एमटीएस पिछले वर्षों में पेपर करा रहा था और एसएससी ने जो 9 तारीख से सीजीएल का एग्जाम करा रहा है, मेरे भाई आपने एनालिसिस किया होगा। तो साथियों देखिएगा, एसएससी ने जिस तरह से सीजीएल का पेपर कराया ना पिछले पेपरों के हिसाब से, तो साथियों आपका एसएससी एमटीएस भी उसी तरह ही कराएगा। याद रखिए दोस्तों, तो आज की सेशन में कल साथियों मैंने पूरा आपका पेपर का एनालिसिस आकलन करके सीजीएल का जिस तरह से एग्जाम बन रहा था वो भी तो साथियों आपका एसएससी ही कराता है, तो ये भी आपका एसएससी ही आपका एमटीएस एग्जाम भी कराएगा। तो साथियों आज की सेशन में जो हम सवाल करेंगे ना दोस्त, याद रखिएगा उसी के लेवल का हम लोग करने वाले हैं। बिल्कुल दमदार तरीके से एकदम चुनिंदा प्रश्न आपके लिए मैंने खुद से सेट किया दोस्तों, बहुत ही मेहनत से ये मैंने आपके लिए पेपर को तैयार किया है। तो यदि आपने देख लिया साथियों, आपका दिल गार्डन जरूर हो जाएगा। मेरा उम्मीद है दोस्त आपने ये सेशन जरूर पूरा हल करेंगे, क्योंकि दोस्तों टॉप 55 क्वेश्चन क्या, टॉप 55 क्वेश्चन ना देखिएगा, ये आपका साथियों 100 क्वेश्चन के बराबर हो, क्योंकि आपको एक एक मैं बारीकी से ऑप्शन के हिसाब से बताने चलूंगा। लास्ट में इंग्लिश का जो जवाब देंगे ना भाई, सब मजा आ जाएगा। तो चलिए दोस्तों इस सेशन को स्टार्ट करते हैं। अभी तक हमारे चैनल पर नए आए तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा दोस्तों, क्योंकि डेली आपको सुबह 8 बजे 11:30 AM पे मैथ की क्लास चल रही है, आपका 7 PM पे टॉपिक वाइज आपका जीके जीएस का। ओके दोस्त, तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस सेशन को। सभी को गुड मॉर्निंग। अच्छे सेशन को आप लोग बने रहेगा, अच्छे से एक एक प्रश्न को देखिएगा। सिलेक्शन हम लोग का केवल एक ही सपना, एक क्या है, केवल सिलेक्शन हम लोग का। ओके, तो देखिए आज हम लोग का पहला प्रश्न क्या दिया है, बैडमिंटन में अंतर्राष्ट्रीय महिला टीम चैंपियनशिप उबेर कप का पहला संस्करण कब आयोजित किया गया था? बताइए दोस्तों, बैडमिंटन में अंतर्राष्ट्रीय महिला टीम चैंपियनशिप उबेर कप का पहला संस्करण कब आयोजित किया गया था? याद रखिए दोस्तों 1956-57 में किया गया था। तो पहले का हम लोग का डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएंगे। चलिए दोस्त अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका देखिए सेकंड क्या दिया है, बताइए मोहिनीअट्टम नृत्य के प्रदर्शन में उपयोग किया जाने वाला मुख्य ताल वाद्य यंत्र निम्नलिखित में से कौन सी है? तो देखिए दोस्तों, बिल्कुल आपका जैसा सवाल बनेगा दोस्त, आपका पेपर में वैसा ही सवाल देखने को मिलेगा। इसमें से ऐसा आप ना सोचिए कि सर इतना हार्ड क्यों करा रहा है भाई साहब, एकदम इसी तरह आपका एसएससी पेपर बनाने वाला है 2024 में, क्योंकि सीजीएल का पेपर इसी तरह बनाया था। तो बताइए दोस्तों, मोहिनीअट्टम नृत्य के प्रदर्शन में उपयोग किया जाने वाला मुख्य ताल वाद्य कौन सी है? तो याद रखिए दोस्त इदक्का है। तो हम लोग का बी ऑप्शन यहाँ से क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएंगे। चलिए दोस्त एकदम बी पॉजिटिव बी फोकस के साथ क्लास करेंगे। ये क्वेश्चन नंबर आपका देखिए थर्ड क्या दिया है, तुजुक ए जहांगीर मूल रूप से निम्नलिखित में किस भाषा में लिखी गई थी? बताइए दोस्तों, तुजुक ए जहांगीर मूल रूप से निम्नलिखित में किस भाषा में लिखी गई थी? याद रखिए दोस्तों फारसी भाषा में लिखी गई थी। ऑप्शन सी क्या बनेगा, बिल्कुल आपका राइट ऑप्शन हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सवाल देखते हैं दोस्त, क्वेश्चन नंबर आपका 4 देखिए, झारखंड में वसंत के मौसम के दौरान निम्नलिखित में से कौन सा त्यौहार मनाया जाता है जब साल के पेड़ नई पत्तियां आती है? तो बताइए दोस्तों झारखंड में कौन सा त्यौहार मनाया जाता है? ये आपका कुछ घुमाकर सवाल, यदि आपको झारखंड का त्यौहार याद होगा तो ऑप्शन देखेंगे आप लोग तुरंत राइट ऑप्शन देंगे। यदि किसी को नहीं पता होगा और सवाल को पढ़ेंगे थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाएंगे अपने आप में। सवाल क्या दिया, झारखंड में वसंत के मौसम के दौरान कौन सा त्यौहार मनाया जाता है जब साल के पेड़ नई पत्ती आती है? बताइए दोस्तों, सभी को पता होगा सरहुल त्यौहार कहाँ मनाया जाता है, झारखंड में। यदि आपको पता होता तो आप लोग तुरंत राइट ऑप्शन देकर आगे बढ़ जाते हैं। ओके दोस्त, चलिए अगला सवाल बताइए। क्वेश्चन नंबर आपका 5 देखिए, मेट्टूर बांध निम्नलिखित में किस नदी पर है? तो साथियों मेट्टूर बांध किस नदी पर स्थित है? राइट ऑप्शन दीजिए। तो दोस्त ये आपका कावेरी नदी पर स्थित है। यहाँ से ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट ऑप्शन। टारगेट आपको दिया जा रहा है साथियों 55 में से कम आपका 45 सही जवाब सही होना चाहिए, और लास्ट में आप सभी स्कोर हमें बताएंगे। नेगेटिव मार्किंग 1 नंबर का रहेगा, क्योंकि जीके और इंग्लिश में आपका नेगेटिव मार्किंग 1 नंबर का रहेगा एमटीएस में, मैथ रीजनिंग में नहीं रहेगा। क्वेश्चन नंबर आपका 6 देखिए, निम्नलिखित में से किसने 3000 स्टेचेस ऑर्डिनरी पीपल एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लाइव्स पुस्तक लिखी? भाई साहब नाम देखिए, किसने 3000 स्टिचेस ऑर्डिनरी पीपल एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लाइव्स पुस्तक लिखी है? तो याद रखिए दोस्त सुधा मूर्ति ने लिखा है। ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सवाल चलते हैं साथियों। क्वेश्चन नंबर आपका देखिए 7 क्या दिया है, किस पंचवर्षीय योजना का मुख्य नारा तीव्र और अधिक समावेशी विकास की ओर था? तो बताइए दोस्तों इस पंचवर्षीय योजना जो साथियों आपका कि जो कि मुख्य नारा था किस पंचवर्षीय योजना में, जो कि तीव्र और अधिक समावेशी विकास की ओर था? तो याद रखिए दोस्त जो आपका 11वीं पंचवर्षीय योजना था ये साथियों किसने तैयार किया था? सबसे पहले आपसे सवाल पूछता है कि 11वीं पंचवर्षीय योजना कौन तैयार किया था? तो याद रखिए दोस्त सी रंगराजन ने तैयार किया था। उसके बाद दोस्तों ये आपका मनमोहन सिंह जी ने
मनमोहन सिंह 2007 से लेकर साथियों 2012 तक काफ़ी बेहतरीन तरीके से इसमें अहम भूमिका रोल निभाई थी मनमोहन सिंह, याद रखिए दोस्तों। तो चलिए नेक्स्ट अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका देखिए 8 क्या दिया है, निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह एशिया में स्थित नहीं है। तो साथियों इनमें से कौन सा बंदरगाह एशिया में स्थित नहीं है, तो याद रखिए दोस्तों रॉटरडम नहीं है। तो बी ऑप्शन यहाँ से क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएंगे। ओके चलिए अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका देखिए 9 क्या दिया है, बोडो एक नृजातीय भाषाई समुदाय भारत के निम्नलिखित में किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश के मूल निवासी है। बताइए दोस्तों बोडो कहाँ के मूल निवासी हैं, सभी को पता होना चाहिए, असम के हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है। तो एक को यहाँ से क्या कर सकते हैं हम लोग, लॉक कर सकते हैं। ओके चलिए अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका देखिए 10 क्या दिया है, निम्नलिखित में से कौन भारत का पहला विकास बैंक था। तो साथियों भारत का पहला विकास बैंक कौन था, जो कि स्थापना कब हुआ था, 1 जुलाई 1948 में। तो सर जी भारत का जो पहला विकास बैंक था वो भारतीय औद्योगिक वित्त निगम था। तो सी ऑप्शन यहाँ से राइट ऑप्शन, स्थापना पूछ दे तो 1 जुलाई 1948 याद रखिएगा आप लोग। ओके उम्मीद करूंगा साथियों आपको काफ़ी अच्छे समझ में आ रहे होंगे। तो मेरे भाई आप लोग चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन करेंगे। यदि आपको डेली का डेली क्लास लेना है इसी तरह मेरे भाई जब तक आपका एग्जाम हो जाए, लास्ट 10 दिन में आपका बिल्कुल बेहतरीन तरीके से डेली का डेली मैराथन करेंगे हम लोग। देखिए क्वेश्चन नंबर 11 क्या दिया है, घूम मठ कहाँ पर स्थित है। तो घूम मठ याद रखिए दोस्तों दार्जिलिंग में स्थित है। तो डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सवाल देखते हैं साथियों। क्वेश्चन नंबर आपका 12 देखिए, पद्म भूषण पुरस्कार सम्मानित पंडित निखिल ज्योति घोष एक कौन से वादक थे। बताइए दोस्तों जो पद्म भूषण पुरस्कार सम्मानित पंडित निखिल ज्योति घोष ये कौन से वादक थे। तो दोस्त याद रखिएगा तबला वादक थे। तो यहाँ से बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएंगे। चलिए दोस्त अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका देखिए 13 क्या दिया है, विश्व जल दिवस 2024 की विषय वस्तु क्या थी। तो साथियों आप सभी से हम सवाल पूछना चाहेंगे कि विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है, किस महीने मनाया जाता है। बताइए दोस्तों तो जो 2024 की विषय वस्तु क्या थी इसकी। तो दोस्त याद रखिए वाटर फॉर पीस थी। सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। ओके आप लोग इस सवाल का राइट ऑप्शन हमें कमेंट बॉक्स में सभी दोस्त देंगे। ओके चलिए अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका देखिए 14 क्या दिया है, जब मैग्नीशियम रिबन को ऑक्सीजन में मिलाया जाता है तो यह किस में परिवर्तित हो जाता है। तो बताइए दोस्तों जब मैग्नीशियम रिबन को ऑक्सीजन में जलाया जाता है तो यह किस में परिवर्तित हो जाता है। तो याद रखिए दोस्तों मैग्नीशियम ऑक्साइड में परिवर्तित हो जाता है। डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। आपने साथियों रिडॉक्स रिएक्शन तो जानते होंगे, क्लास 12th में पढ़ा होगा, जो कि साथियों इसमें जो ऑक्सीकरण और तथा अपचयन होता है ये दोनों साथ में होते हैं। और एक फार्मूला याद रखिए दोस्तों जो आपका MgO होता है ना, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट MgO आपका जो आपका क्या होता है सर मैग्नीशियम ऑक्साइड होता है। इससे आप फार्मूला को पकड़ के चलिएगा क्योंकि पेपर में पूछता है इससे रिलेटेड, इसलिए डी ऑप्शन आपका यहाँ से बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। ओके चलिए नेक्स्ट अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका देखिए 15 क्या दिया है, ध्वनि तरंगों के उत्पादन और संचरण का अध्ययन क्या कहलाता है। तो साथियों ध्वनि तरंगों के उत्पादन और संचरण का अध्ययन क्या कहलाता है, बताइए। तो ध्वनिकी कहलाता है। याद रखिएगा डी ऑप्शन यहाँ से क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सवाल चलते हैं दोस्त। क्वेश्चन नंबर आपका देखिए 16 क्या दिया है, 1 फरवरी 2024 को किसने यूपीएससी के सदस्य के रूप में पद और गोपनीयता की शपथ ली थी। बताइए दोस्तों 1 फरवरी 2024 को किसने यूपीएससी के सदस्य के रूप में पद और गोपनीयता की शपथ ली थी। तो सर जी संजय वर्मा ने ली थी। तो सी ऑप्शन क्या हो जाएगा साथियों, बिल्कुल यहाँ से आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा। ओके चलिए नेक्स्ट अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका देखिए 17 क्या दिया है, 2001-2011 के बीच जनसंख्या की दशकीय वृद्धि दर कितनी थी। बताइए तो कितनी थी। तो याद रखिएगा 17.70% थी। सी ऑप्शन 17.70%। सी ऑप्शन यहाँ सबका बिल्कुल राइट ऑप्शन है। जनगणना संबंधित आपके पेपर में साथियों एक सवाल जरूर आएगा, कंफर्म है। नेक्स्ट अगला सवाल देखिए। क्वेश्चन नंबर आपका 18 देखिए, मंगोल शासक चंगेज खान की मृत्यु कब हुई थी। तो मेरे भाई मंगोल शासक चंगेज खान की मृत्यु कब हुई थी, बताइए आप लोग। तो 1227 में हो चुकी थी इसकी मृत्यु। डी ऑप्शन क्या करेंगे यहाँ से हम लोग लॉक कर सकते हैं। चलिए दोस्त अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 19 देखिए क्या दिया है, बताइए साथियों निम्नलिखित में से कौन सा सोडियम एल्यूमिनेट का सही रासायनिक सूत्र है। सोडियम एल्यूमिनेट का सही रासायनिक सूत्र क्या होता है, सोडियम Na हो जाएगा, उसके बाद एल्यूमिनेट Al, उसके बाद एल्यूमिनेट O2 होता है मेरे भाई, NaAlO2 होता है। देखिए
आपका ए ऑप्शन बिल्कुल राइट दिया है। तो याद रखिए सोडियम एल्यूमिनेट का सही रेशा नहीं, ऑप्शन है आपका बिल्कुल राइट है। ओके, चलिए नेक्स्ट अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका देखिए 20 क्या दिया है। निम्नलिखित में से कौन सा फेनेरोगैम्स फूल और बीज देने वाला पौधा है। तो साथियों कौन सा फेनेरोगैम्स फूल और बीज देने वाला पौधा होता है, सभी को पता होना चाहिए। टेरिडोफाइटा तो हो नहीं सकता, ब्रायोफाइटा नहीं होगा, थैलोफाइटा नहीं होगा दोस्त, जिम्नोस्पर्म है। याद रखिए जिम्नोस्पर्म ऐसा साथियों फेनेरोगैम्स जो कि फूल और बीज देने वाला पौधा है। ऑप्शन है क्या हो जाएगा यहाँ से, बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका देखिए 21 क्या दिया है। भारत में जूट का पहला कारखाना कहाँ स्थापित किया गया था। तो साथियों भारत में जूट का पहला कारखाना कहाँ स्थापित किया गया था। तो साथियों याद रखिए रिसड़ा पश्चिम बंगाल में किया गया था। ऑप्शन सी रिसड़ा पश्चिम बंगाल आपका बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 22 देखिए। दिल्ली सल्तनत के संबंध में शासक पूर्वाधिकारी का निम्नलिखित में से कौन सा संयोजन सही है। तो दोस्तों आपको यहाँ से कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट हम बताएंगे, उसे अच्छे से ध्यान रखिएगा। जैसे साथियों आप सभी को पता होगा जलालुद्दीन खिलजी कौन था साथियों, जो कि खिलजी राजवंश का संस्थापक था। जो कि साथियों खिलजी राजवंश था ये 1290 से लेकर 1320 तक रहा था, सभी को पता होगा। उसके बाद कौन आया था, अलाउद्दीन खिलजी आया था, आपने जानता होगा, आपने देखा होगा। जो कि जाते जो जलालुद्दीन खिलजी था इसका मतलब भतीजा और दामाद कौन था, जो कि अलाउद्दीन खिलजी था। तो अलाउद्दीन खिलजी ने साथियों आपने पढ़ा होगा हिस्ट्री, तो मतलब कि 1296 क्या किया था, जलालुद्दीन खिलजी को क्या किया था, मार दिया था। अलाउद्दीन खिलजी ने क्या किया था, जलालुद्दीन को मार दिया था 1296 सिर्फ गद्दी पे बैठने के लिए। तो इसमें साथियों जो सवाल दिया दिल्ली सल्तनत के संबंध में शासन पूर्वाधिकारी का निम्नलिखित में से कौन सा संयोजन सही है। तो याद रखिए दोस्तों अलाउद्दीन खिलजी जलालुद्दीन खिलजी बिल्कुल राइट ऑप्शन है। ये ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट ऑप्शन। तो आप सभी बता सकते हैं तुगलक वंश की स्थापना किसने की थी। ऑप्शन ले लीजिए इल्तुतमिश, गयासुद्दीन, बिल्कुल गयासुद्दीन तुगलक ने की थी। आपका यहाँ से ये ऑप्शन क्या हो जाएगा, राइट ऑप्शन हो जाएगा। सवाल पूछता है साथियों कि बताइए कि जलालुद्दीन खिलजी का भतीजा और मतलब कि दामाद कौन था। तो याद रखिए दोस्तों जलालुद्दीन ही था। कौन था, अलाउद्दीन खिलजी था, सॉरी अलाउद्दीन खिलजी था ना। तो अलाउद्दीन खिलजी ने ही अपने मतलब जलालुद्दीन को मार दिया था केवल गद्दी पे बैठने के लिए 1296 ईस्वी में। याद रखिएगा आप लोग, मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है। नेक्स्ट अगला सवाल, ये सब पढ़ा कीजिए, बहुत अच्छा लगता है साथ। हिस्ट्री में अगर रुचि से पढ़ेंगे तभी मजा आएगा, नहीं तो बोरिंग के पढ़ेंगे तो मतलब याद नहीं हो पाता जल्दी। क्वेश्चन नंबर आपका 23 देखिए। सुनंदा नायर निम्नलिखित में किस नृत्य शैली के प्रदर्शन के लिए प्रसिद्ध है। तो साथियों सुनंदा नायर किस नृत्य शैली के लिए प्रदर्शन के लिए प्रसिद्ध है। तो दोस्त याद रखिए मोहिनी अट्टम के लिए। डी ऑप्शन यहाँ से क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सवाल चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका देखिए 24। हॉर्नबिल महोत्सव कितने दिनों तक मनाया जाता है। तो साथियों हॉर्नबिल महोत्सव आपका किस राज्य में मनाया जाता है। तो याद रखिए दोस्त नागालैंड में मनाया जाता है, जो कि साथियों ये 10 दिनों तक मनाया जाता है। तो यहाँ से ऑप्शन देखिए बी बिल्कुल क्या हो जाएगा, राइट ऑप्शन हो जाएंगे। चलिए दोस्त अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका देखिए 25 क्या दिया है। WPL 2024 में दिल्ली कैपिटल्स टीम की कप्तान कौन थी। भाई साहब आपको पढ़ के जाना है। एक तो IPL 2023 वाला 2024 वाला पुरुष वाला, जिसमें साथियों आप सभी को तो कोलकाता नाइट राइडर्स ने जीता था सनराइजर हैदराबाद को हराकर। सबसे अधिक रन विराट कोहली जी ने बनाया था, सबसे अधिक विकेट लिया था हर्षल पटेल ने, जो कि पंजाब किंग्स से खेलते थे, और विराट कोहली जी रॉयल चैलेंजर बैंगलोर से खेलते थे। भाई साहब आपको इस तरह क्वेश्चन याद करके जाना है, बहुत ही जरूर। ऑरेंज कप किसे मिला था, ऑरेंज कप जो सबसे अधिक रन मारता है, आपको पता ना, जो सबसे अधिक रन विराट कोहली, उसका तो पर्पल कैप आपके पेपर में पूछेगा डायरेक्ट सवाल। और 2024 का जो ICC T20 वर्ल्ड कप हुआ था, जो कि साथियों कहाँ पर हुआ था, वेस्ट इंडीज और अमेरिका में हुआ था ना, और इसमें भारत जीत गया था वर्ल्ड कप, किसे हराकर, तो साउथ अफ्रीका को हराकर। याद रखिएगा, वेरी वेरी मस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है। और WPL 2024 में दिल्ली कैपिटल्स की टीम की कप्तान कौन थी, सभी को पता होगा मैग लैनिंग थी। यदि हम आपसे पूछ दें कि WPL 2024 में RCB टीम की महिला टीम की कौन कप्तान थी, बताइए दोस्तों। WPL वाले में बताना आपको, IPL में नहीं, बताइए दोस्त। यदि RCB की हम पुरुष में बात कर देते हो, तब IPL में बात कर देते हो तो आप सभी को पता होगा RCB के फाफ डू प्लेसिस है, लेकिन WPL में आपको सभी को बताना है। याद रखिएगा, ये सारे फैक्ट आपको पढ़ना है, कम से कम 3 क्वेश्चन आपके पेपर में जरूर फंसेगा। देखिए क्वेश्चन नंबर आपका 26 क्या दिया है। निम्नलिखित में से किस प्रकार की कृषि को असम में झूम के रूप में जाना जाता है। बताइए दोस्तों, किस प्रकार की कृषि को असम में झूम के रूप में जाना जाता है। तो याद रखिए दोस्तों, स्थानांतरित कृषि जाना जाता है। यहाँ से डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल आपका राइट ऑप्शन हो जाएंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका देखिए 27 क्या दिया है।
सापेक्ष गति में परस्पर क्रिया करने वाली दो सतहों के बीच कार्यरत घर्षण बल क्या है? यदि साथियों जो सापेक्ष गति में परस्पर क्रिया करने वाली दो सतहों के बीच में जो कार्यरत घर्षण बल है उसे क्या बोलते हैं बताइए? तो हमेशा क्या बोलते साथियों? रोलिंग घर्षण, रोलिंग फ्रिक्शन तो नहीं होगा, स्थैतिक तो बिल्कुल नहीं, स्टैटिक नहीं होगा, आपका दोस्त गतिशील घर्षण होगा। याद रखिए यहाँ से बी ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका? बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएंगे। ओके चलिए नेक्स्ट अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका देखिए 28 क्या दिया है। पट्टदकल नृत्य महोत्सव भारत के किस राज्य में आयोजित किया जाता है? तो साथियों पट्टदकल बताइए नृत्य महोत्सव भारत के किस राज्य में आयोजित किया जाता है? तो ये आपका कर्नाटक राज्य में किया जाता है। याद रखिए आप लोग, सी ऑप्शन क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सवाल चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका देखिए 29 क्या दिया है। वर्ष 2022 और 2023 के लिए संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार के लिए विशेष अलंकरण समारोह कहाँ आयोजित किया गया था? बताइए दोस्तों कहाँ पर आयोजित किया गया था? मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है ये, याद रखिए दोस्त, विज्ञान भवन में किया गया था। ऑप्शन सी यहाँ से क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएंगे। ओके चलिए नेक्स्ट अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका देखिए 30 क्या दिया है। बीदर किला भारत के किस राज्य में स्थित है? तो बीदर किला की यदि हम बात करेंगे तो साथियों कहाँ पर है बताइए आप लोग? तो कर्नाटक में है। डी ऑप्शन क्या हो जाएगा? बिल्कुल आपका राइट ऑप्शन हो जाएंगे। ध्यान देंगे सभी दोस्त। ओके चलिए नेक्स्ट अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका देखिए 31 क्या दिया। अब यहाँ से आपको इंग्लिश के प्रश्न मिलेंगे, कम से 20 से 25 क्वेश्चन आपको इंग्लिश हम कराएंगे, एकदम अच्छे से समझिएगा आप लोग। जैसे देखिए 31 क्वेश्चन क्या दिया है। सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनिम ऑफ द गिवन वर्ड। एंटोनिम का मतलब क्या होता है? विलोम शब्द होता है। प्रोटेक्ट, प्रोटेक्ट क्या हो जाएगा? प्रोटेक्ट का आपका हार्म हो जाएगा। याद रखिएगा प्रोटेक्ट सहायता होता है कुछ प्रकार का, तो क्या होता है दोस्तों? प्रोटेक्ट हार्म हो जाएगा, नुकसान। कवर तो होगा ना, प्रोटेक्ट का सिनोनिम आपका कवर हो सकता है, कीप हो सकता है, सिक्योर हो सकता है, लेकिन हार्म नुकसान तो नहीं होगा ना। तो यहाँ से सिनोनिम्स क्या हो? विलोम शब्द प्रोटेक्ट का हार्म होता है, नुकसान। ऑप्शन है बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। ओके चलिए नेक्स्ट अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका देखिए 32 क्या दिया है। सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम ऑफ द गिवन वर्ड। तो सिनोनिम्स का मतलब क्या होता है? पर्यायवाची। दोस्त हम इंग्लिश के वही प्रश्न करेंगे जो कि आपके टॉपिक में इंग्लिश में कन्फर्म 110% आएगा ही आएगा। तो जैसे आपका सिनोनिम्स क्या होता है? पर्यायवाची। पर्यायवाची वो सब जो इससे मतलब रिलेटेड बताना पड़ता है, जिससे कॉन्फाइन। अब कॉन्फाइन का मतलब क्या होता है दोस्त? सीमित होता है। तो सीमित का अब बताइए कि क्या हो जाएगा आपका? पर्यायवाची। तो सीमित का याद रखिए दोस्तों आपका क्या हो जाएगा दोस्त? आपका रिस्ट्रिक्ट हो जाएगा। अब रिस्ट्रिक्ट का मतलब समझिए आप लोग, प्रतिबंध लगाना। क्या जैसे सीमित होता है तो रिस्ट्रिक्ट का मतलब क्या हो जाएगा? प्रतिबंध लगाना। तो इस तरह से हम लोग का बी ऑप्शन क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। ओके डिसअपियर तो नहीं हो सकता, क्योंकि डिसअपियर का मतलब क्या होता है? एक प्रकार गायब होता है। ओके चलिए नेक्स्ट अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका देखिए दोस्त 33 क्या दिया है। चूज द वर्ड विद द इनकरेक्ट स्पेलिंग। इनमें से साथियों कंफर्म एक क्वेश्चन आएगा, इनकरेक्ट स्पेलिंग वाला कौन वर्ड है बताइए आप लोग? फंडामेंटल राइट है बिल्कुल। फ्यूरियस, देखिए दोस्त यदि आपके पेपर में जो आपका मिस स्पेलिंग वाला या आपका इनकरेक्ट स्पेलिंग वाला, आप लोग हमेशा ध्यान रखिए केवल एक एक वर्ड से उसमें डिफरेंस रहेगा, एक एक वर्ड से उसमें मिस रहेगा या उसमें राइट रहेगा या इनकरेक्ट रहेगा। जैसे आपका देखिए फ्यूरियस, अब फ्यूरियस का स्पेलिंग क्या होता है आप सभी को पता होगा, जिस माने मतलब कि एक्सट्रीमली एंग्री, जैसे कि बहुत ही नाराज। तो इसके माने इसका स्पेलिंग राइट क्या होता है? FURI से शुरू हो जाता है, RI होता है, ना कि ई। देखिए यहाँ बीच में ई दे रखा है तो यहाँ से रॉन्ग हो चुका है, इनकरेक्ट स्पेलिंग है। तो FURIOUS होता है। तो इसके माने क्या होता है? बहुत ही नाराज, यानी एक्सट्रीमली एंग्री, बहुत ही नाराज। तो इस तरह से इनकरेक्ट स्पेलिंग कौन है? बी ऑप्शन हो जाएगा। राइट ऑप्शन ये है, ध्यान देखिए FURIOUS होता है। बी हम लोग क्या हो जाएगा? राइट ऑप्शन हो जाएंगे। ओके चलिए नेक्स्ट अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका देखिए 34 क्या दिया है, बताएंगे आप लोग। सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक्स। माइक टॉक्स इन एन अमेरिकन असेंट। देखिए असेंट का मतलब हमेशा देखिए दोस्तों, जैसा कि हर देशों में जैसे कि लहज, उच्चारण, स्वर महत्व देना, एक प्रकार का जो असेंट होता है ना दोस्त, एक प्रकार का मतलब दूसरे देशों में अलग अलग असेंट के प्रकार से बोला जाता है। जैसे साथियों माइक टॉक इन एन अमेरिकन असेंट, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? एक प्रकार दोस्तों माइक अमेरिकी लहजे में बात करता है। जैसे आपका रवि दक्षिण अफ्रीकी लहजे में बात करता है। जैसे साथियों किसी बात को करना क्या है? लहजा जना, उच्चारण, स्वर, जिसे महत्व कोई देता है ना, अलग अलग देशों में अलग अलग महत्व होता है, असेंट होता है। तो उसी प्रकार हमेशा याद रखिए, मोस्ट इंपोर्टेंट स्पेलिंग आप लोग ध्यान रखिएगा, ECCENT। इसका मतलब क्या होता है? लहज होता है, लहजा, उच्चारण, स्वर, महत्व, इस प्रकार का होता है। ओके स्वर देना, इसी प्रकार का। तो माइक टॉक इन अमेरिकन असेंट, तो असेंट का मतलब हमेशा याद रखिए दोस्तों, माइक अमेरिकी लहजे में बात करता है। ओके
चलिए बी ऑप्शन यहाँ से क्या हो जाएगा हम लोग का, बिल्कुल राइट ऑप्शन। ओके दोस्त, हर देश में अलग अलग असेंट से बोला जाता है। नेक्स्ट अगला सवाल देखते हैं। माइक आप लोग मस्त समझ लिए कि वो वाला माइक जो हम लोग डीजे में लगा के बजाते हैं वो नहीं, ये माइक अलग नाम है किसी का। क्वेश्चन नंबर आपका 35 देखिए, वी रीच्ड द बीच वॉकिंग फॉर मोर देन 1 आवर। तो बताइए दोस्तों इस सेंटेंस को आप लोग समझिए, वी रीच्ड द बीच, क्या दोस्तों वी रीच्ड द बीच आफ्टर वॉकिंग द फॉर मोर देन 1 आवर या वाइल। आफ्टर आपका बिल्कुल राइट लग रहा है, क्योंकि दोस्तों इसका मतलब क्या कर रहा है, वी रीच द बीच वॉकिंग फॉर मोर देन 1 आवर, 1 घंटे से अधिक चलने के बाद हम कहाँ पहुँचे, समुद्र तट पे पहुँचे। वाइल का मतलब क्या हो जाएगा यहाँ पे, जबकि होता है, सभी को पता होगा, जबकि नहीं हो जाएगा क्योंकि हम लोग 1 घंटे से अधिक चलने के बाद ही तो समुद्र तट पे पहुँचे। सेंटेंस को समझने का प्रयास कीजिए। बिहाइंड का मतलब क्या हो जाएगा, पीछे, पीछे कैसे होगा, बिल्कुल नहीं। ऑलवेज हमेशा होगा, बिल्कुल नहीं। तो हम लोग क्या कहें, वी रीच द बीच आफ्टर वॉकिंग फॉर मोर देन आवर। तो दोस्त आपके इस तरह क्वेश्चन रहे पेपर में तो अच्छे से सेंटेंस को पढ़िए, ऑप्शन को ध्यान से पढ़ेंगे तो आपको अपने आप आंसर निकल के आएगा। ओके मेरे भाई, चलिए नेक्स्ट अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 36 देखिए, सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट वर्ड टू फिल इन द ब्लैंक्स। दे शोड हर द ग्रेटेस्ट, शोड दिया दोस्त, तो ये दे शो हर द ग्रेटेस्ट, वो क्या करें दोस्त, उन्होंने उससे मतलब क्या किया, सबसे महान दिखाया। तो इसके लिए क्या बोलेंगे, प्रेस, प्रेस का मतलब होता है प्रशंसा के रूप में दिखाया, बिल्कुल नहीं। देश, सेंटेंस को पहले समझिए, दे शोड हर द ग्रेटेस्ट, इसका मतलब क्या, उन्होंने उससे क्या किया, सबसे महान दिखाया। तो उसके लिए आप क्या फिल इन द ब्लैंक्स भरेंगे, दे शो हर द ग्रेटेस्ट, प्रेस प्रशंसा नहीं। ट्रिब्यूट का मतलब क्या होता है, श्रद्धांजलि दिखाया, बिल्कुल नहीं। ऑनर का मतलब होता है सम्मान, तो दोस्त आपका क्या, रिस्पेक्ट दिखाया है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, दे शोड हर द ग्रेटेस्ट रिस्पेक्ट, उन्होंने सबसे महान दिखाया रिस्पेक्ट के साथ। तो डी ऑप्शन यहाँ से क्या हो जाएगा हम लोग का, बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। उम्मीद करूंगा दोस्तों इतनी मेहनत जो लग रही मेरे भाई आप लोग काफ़ी अच्छे से याद करोगे। एमटीएस में सिलेक्शन लेना है मेरे भाई तो थोड़ा सा तो भाई तो देखिए पढ़ना पड़ेगा, तो आपको हर एक अच्छे से अच्छे समझाने का प्रयास करेंगे। क्वेश्चन नंबर आपका देखिए 37 क्या दिया है, सिलेक्ट द वर्ड विच मीन द सेम एज द ग्रुप ऑफ वर्ड गिवन। तो दोस्त आपको अब वही वर्ड बताना है जो कि मीनिंग जो आपका सेंटेंस दिया उसको पढ़ के समझ कर जो बिल्कुल सेम मीनिंग निकले वही बताना है। जैसे चलिए अब हम लोग पढ़ते हैं मीनिंग, अ डिजीज दैट इज प्रीवैलेंट इन अ पार्टिकुलर एरिया। तो दोस्त आपने देखा होगा एक रोग जो मतलब किसी विशेष क्षेत्र में प्रचलित होता है, जैसे आपका कहीं डेंगू होता है तो उस मतलब एरिया में आप देखते हो कि डेंगू काफ़ी फैल चुका है तो उस एरिया मत जाओ, मना किया जाता है ना। तो इसका मतलब वही कहने का मतलब, अ डिजीज दैट इज प्रीवैलेंट इन अ पार्टिकुलर एरिया, एक रोग जो किसी विशेष क्षेत्र में प्रचलित है तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे, जेनेटिक्स बोलेंगे या कॉन्टागियस या एंडेमिक। तो सर जी एंडेमिक बोलते हैं, याद रखिएगा। एंडेमिक का मतलब क्या होता है, स्थानिक बोलते हैं। और आपका जेनेटिक्स का मतलब क्या होता है, एक प्रकार का दोस्त अनुवांशिक होता है ना जेनेटिक का मतलब। और अपने साथ जो कॉन्टागियस का मतलब क्या होता है, संक्रामक रोग, इसे क्या बोलते हैं, संक्रामक रोग। और जेनेटिक अनुवांशिक बोला जाता है, ध्यान देंगे आप लोग। ओके चलिए नेक्स्ट अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए, वायरल भी दे रखा है तो वायरल आप सभी को पता होगा, जैसे कि कोई विषाक्त संक्रमण पदार्थ उसी को बोला जाता है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका देखिए 39 क्या दिया है, बताइए दोस्त, सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन ईडियम। ईडियम का मतलब क्या होता है, मुहावरा। अ ब्लेसिंग इन डिस्क्यूज, अ ब्लेसिंग इन डिस्क्यूज, इसका मतलब क्या है दोस्तों, भेष में आशीर्वाद। जैसे साथियों आपने देखा होगा मतलब इंग्लिश में कुछ टाइप के समथिंग दैट सिम्स और अनलकी एट फर्स्ट टाइम बट रिसेंट इन समथिंग गुड हैपनिंग लेट। इसका मतलब कुछ ऐसा जो कि पहले बुरा या अशुभ लगता है, आपने देखा जो कि पहले हम लोग को बुरा लगता है या अशुभ लगता है लेकिन बाद में कुछ अच्छा होने लगता है, तो उसके लिए क्या, अ ब्लेसिंग इन डिस्क्यूज, भेष में आशीर्वाद। तो उसके लिए क्या बोलेंगे, अ हिडन फेवर। क्या दोस्त, अ हिडन फेवर। ऑप्शन यहाँ से क्या हो जाएगा, डी बिल्कुल, एक छुपा हुआ उपकार। छिपा रहता है ना, अशुभ हम लोग को लगता है छिपा अंदर रहता है लेकिन बाद में उसे अच्छा लगने लगता है हमें, तो उसी को बोलते हैं अ ब्लेसिंग इन डिस्क्यूज। तो इसका इडियम क्या हो जाएगा, अ हिडन फेवर हो जाएगा। डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा। ओके दोस्त चलिए अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका देखिए 39 के दिया, सिलेक्ट द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड। तो इनमें से करेक्टली स्पेल्ड कैलेंडर का स्पेलिंग आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में देंगे, क्योंकि कैलेंडर आपने डेट रोज देखते ही होंगे कभी ना कभी। चलिए बताइए आप लोग इस सवाल का कैलेंडर का सही स्पेलिंग कौन है, देखते कौन कौन सही बता पाता है। चलिए दोस्त अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 40 देखिए, वन हु स्टडी एंड केयर अबाउट इन्वायरमेंट, वन वर्ड। तो इसमें आपको वन वर्ड में देना है, वन हु स्टडीज एंड केयर्स अबाउट इन्वायरमेंट। इसका मतलब क्या है, जो अध्ययन करता है और मतलब कि इन्वायरमेंट का क्या करता है, देखभाल करता है, परवाह करता है।
अध्ययन भी करता है और पर्यावरण का क्या करता है, परवाह भी करता है। तो क्या बोल जाएगा आपको बताइए, आर्कियोलॉजिस्ट बोलेंगे। आर्कियोलॉजिस्ट किसे बोलते हैं, जो पूरा तात्विक होता है। और आपका इकोलॉजिस्ट जो आपका परिस्थिति विज्ञान, बिल्कुल यही हो जाएगा इकोलॉजिस्ट। और एंथ्रोपोलॉजिस्ट किसे बोलते हैं, तो एंथ्रोपोलॉजिस्ट मानव विज्ञानी बोलते हैं। मानव विज्ञान बायोलॉजिस्ट तभी को पता है, जीव विज्ञानी बोला जाता है। तो इस तरह से हम लोग का बी ऑप्शन इकोलॉजिस्ट, जो साथियों अध्ययन करता है और पर्यावरण की परवाह भी करता है, तो इसे क्या बोलेंगे, इकोलॉजिस्ट बोलेंगे। पूरा तात्विकता बोला जाता है। ऑप्शन यहाँ से बी हम लोग का बिल्कुल राइट हो जाएंगे। ओके मेरे भाई, चलिए अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका देखिए 41 क्या दिया है, सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन इडियम। एक बार फिर से इडियम आपको आ गया, टू होल्ड योर हॉर्सेस। तो साथ ही अपने घोड़ों को पकड़ने के लिए, जैसे कि किसी को अनुमति, मतलब कोई गलत करने वाला है तो आप उसे पकड़ लेते हैं, तो किसी की मतलब पेशेंस रहना चाहिए। तो इसका क्या हो जाएगा, टू होल्ड योर हॉर्सेस, टू हैव पेशेंस होता है। तो यहाँ से बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल मेरे भाई राइट ऑप्शन हो जाएंगे। ओके चलिए अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका देखिए 42 क्या दिया है, सिलेक्ट द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड। तो इनमें से रिमेंबरेंस, तो रिमेंबरेंस का स्पेलिंग क्या, जो इसमें आप लोग स्मरण याद करते हैं, तो रिमेंबरेंस का स्पेलिंग REMEMBRANC, तो रिमेंबरेंस REMEMBRANC, ए ऑप्शन बिल्कुल राइट है। स्पेलिंग देखिए दूसरा REMBR, यस दिया रॉन्ग हो जाएगा, REMEMBA रॉन्ग हो जाएगा, REMBB रॉन्ग। तो इस तरह से ए ऑप्शन क्या करेक्ट, बिल्कुल आपका राइट ऑप्शन है। ओके चलिए अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका देखिए 43 क्या दिया है, निम्नलिखित में से कौन सी कृति कृष्णदेव राय द्वारा तेलुगु में शासन कला पर लिखी गई थी। तो साथियों कौन सी कृति कृष्णदेव राय द्वारा तेलुगु में शासन कला पर लिखी गई थी, बताइए। मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है, अमुक्त माल्यदा लिखी गई थी। ऑप्शन ए मेरे भाई यहाँ से क्या हो जाएगा आपका, बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। तो दोस्त उम्मीद करूंगा आप लोग हर एक प्रश्न काफ़ी अच्छे से याद करोगे साथियों, क्योंकि भाई साहब देखिए ये सेट जो मैंने बहुत ईमानदारी से, बहुत मेहनत से आपके लिए तैयार किया। डेली जो सुबह 8 बजे आपको क्लास देंगे ना, बहुत मेहनत वाली क्लास देंगे। याद रखिए दोस्तों, 1818 में होलकर राजवंशों ने किसके साथ मंदसौर की संधि पर हस्ताक्षर किए, बताइए दोस्तों। 1818 में होलकर राजवंश ने किसके साथ मंदसौर की संधि पर हस्ताक्षर किए थे, तो याद रखिए अंग्रेजों के साथ किया था। ऑप्शन ही क्या हो जाएगा आपका, बिल्कुल राइट ऑप्शन। ओके चलिए लास्ट में आप सभी का स्कोर भी आना चाहिए। क्वेश्चन नंबर देखिए 45 क्या दिया, निम्नलिखित में से किस राज्य में भारत में सबसे अधिक पवन ऊर्जा उत्पादन होता है। तो बताइए दोस्तों किस राज्य में भारत में सबसे अधिक पवन ऊर्जा उत्पादन होता है, तो याद रखिए तमिलनाडु राज्य में होता है। डी ऑप्शन है क्या हो जाएगा हम लोग का, बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। ओके चलिए अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 46 देखिए, निम्नलिखित में से किसे मुगल सम्राट द्वारा बुरहान उल मुल्क की उपाधि दी गई थी। भाई साहब ये मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल, तो किसे दी गई थी, तो सर ये सादत अली खान को दी गई थी। ऑप्शन ए क्या हो जाएगा आपका, बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएंगे। ओके चलिए अगला सवाल देखिए। क्वेश्चन नंबर आपका 47 देखिए, उस व्यक्ति का नाम बताइए जो कि अभिनव भट्टाचार्य के नाम से भी जाना जाता है। तो दोस्त उस व्यक्ति का नाम बताइए कि जो कि अभिनव भट्टाचार्य के नाम से भी जाना जाता है, तो महाराणा कुंभा को जानते हैं। बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। ओके चलिए नेक्स्ट अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका देखिए 48 क्या दिया है, सेफ 23 चैंपियनशिप फाइनल जीतने के लिए भारत ने किस देश को हराया था। तो साथियों सेफ 2023 चैंपियनशिप फाइनल जीतने के लिए भारत ने किस देश को हरा दिया था, तो कुवैत को हराया था। याद रखिएगा कुवैत को। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएंगे। ओके चलिए नेक्स्ट अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका देखिए 49 क्या दिया है, निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य में आपको तिब्बती बौद्ध स्वर्ण मंदिर मिलेगा। तो साथियों किस भारतीय राज्य में आपको तिब्बती बौद्ध स्वर्ण मंदिर मिलेगा, तो याद रखिएगा ये आपका कर्नाटक राज्य में मिलेगा। ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएंगे। ओके चलिए दोस्त अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका देखिए 50, कार्बन परमाणुओं का एक मोल कार्बन परमाणुओं का कितना ग्राम होता है। तो दोस्त आपने क्या किसी पदार्थ के जो एक मोल होता है, तो दोस्तों कोई पदार्थ है किसी एक मोल में जो उपस्थित इकाइयाँ होती है, जो इकाइयाँ उसकी संख्या क्या होती है, अवोगाद्रो की संख्या होती है। याद रखिए किसी भी पदार्थ के एक मोल में जो उपस्थित इकाइयों की संख्या है, संख्या क्या बोला जाता है, अवोगाद्रो संख्या बोलते हैं। अब अवोगाद्रो संख्या किसे बोलते हैं दोस्तों, जो ANS से दर्शाया जाता है। इसकी मान कितना होता है 6.02 × 10⁻23 होती है, इसके बराबर होता है। याद रखिए दोस्तों जो आपका साथियों अवोगाद्रो की संख्या होती है ना, एक मोल में हमेशा याद रखिए मौजूद जो परमाणु तत्व या अणुओं की संख्या के बराबर होती हैं। याद रखिएगा मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है। तो इस तरह से कार्बन परमाणु का एक मोल कितने कार्बन परमाणु का ग्राम होगा, तो 12 ग्राम होता है। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। अवोगाद्रो की संख्या याद करिएगा आप लोग 6.022 × 10⁻23।
नेक्स्ट अगला चलिए क्वेश्चन नंबर आपका 51 देखिए। मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम संसद द्वारा किस वर्ष में पारित किया गया था? तो बताइए दोस्तों, मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम संसद द्वारा किस वर्ष में पारित किया गया था? तो सर जी 2009 में पारित किया गया था। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएंगे। ओके चलिए नेक्स्ट अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका देखिए 52 क्या दिया है। अब यहाँ से आपको इंग्लिश बहुत अच्छे से ध्यान देना है। चूज द वर्ड दैट कैन सब्स्टिट्यूट द गिवन सेंटेंस अ पर्सन अपॉइंटेड बाय द टू पार्टीज टू सॉल्व अ डिस्प्यूट। तो दोस्तों इसका मतलब क्या बोला है? अ पर्सन अपॉइंटेड बाय टू पार्टी टू सॉल्व अ डिस्प्यूट। इसका मतलब कोई विवाद हो जाता है तो उसको सुलझाने के लिए दोस्तों दो पक्षों द्वारा ये में क्या करा, दो पक्षों द्वारा नियुक्त व्यक्ति, उसे क्या बोलते हैं? तो उसे हम लोग पंच बोलते हैं। तो यहाँ पे आपका डेमागॉग का मतलब क्या हो जाएगा? दुर्जनों का नेता, दुर्जनों का नेता बोला जाता है, याद रखिए डेमो। और फिलिस्तीन का मतलब अशिक्षित होता है, फिलिस्तीन का मतलब अशिक्षित। परजुरी का मतलब क्या होता है? झूठा गवाही। और आपका दोस्त लास्ट ऑप्शन भी देख लेते हैं, आर्बिट्रेटर होता है, याद रखिए दोस्तों, जो कि अ पर्सन अपॉइंटेड बाय टू पार्टी टू सॉल्व अ डिस्प्यूट, मतलब कि किसी विवाद को सुलझाने के लिए दो पक्षों द्वारा नियुक्त का कोई व्यक्ति होता है ना, उससे क्या बोलते हैं? आर्बिट्रेटर बोलते हैं। याद रखिए आर्बिट्रेटर का मतलब क्या होता है? पंच होता है। तो इस तरह से डी ऑप्शन क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। ध्यान देंगे आप लोग। ओके चलिए नेक्स्ट अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका देखिए 53। अ लवर ऑफ गुड फूड। तो अ लवर ऑफ गुड फूड मतलब अच्छे भोजन का प्रेमी। जैसे आप कोई भोजन आता है काफ़ी प्रेमी होता है, उससे क्या बोलते हैं? पेटू बोलते हैं। तो पेटू कौन मान हो जाएगा? गवर्नमेंट हो जाता है, गवर्नमेंट, याद रखिए गवर्नमेंट। बी ऑप्शन क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। ओके और आपका कोनोजियर का मतलब क्या होता है? विशेषज्ञ होता है। क्या होता है दोस्त? विशेषज्ञ होता है। गवर्नमेंट का मतलब पेटू होता है। ओके चलिए अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका देखिए 54 क्या दिया है। चूज द वर्ड दैट मीन्स द सेम एज द वर्ड। इसका आपको चूज करना है वो वर्ड जिसके सेम मीनिंग निकले। एक्सप्लिसिट का मतलब क्या होता है दोस्त? अब बताइए आप लोग। एक्सप्लिसिट का मतलब होता है एक प्रकार दोस्तों, मतलब कि किसी प्रकार का स्पष्ट, अत्यधिक, मुखर, स्पष्ट होता है। तो दोस्त आपका क्या हो जाएगा? तो आपका क्लियर, जैसे क्लियर साफ सुथरा निकल जाएगा ना, जैसे मुखर, स्पष्ट, प्रकट, सुव्यक्त। तो एक्सप्लिसिट का मतलब तो बिल्कुल क्लियर, साफ साफ कोई बात हो जाए। तो इस तरह से डी ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका? बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएंगे। ओके चलिए नेक्स्ट अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका देखिए 55 क्या दिया है। चूज द वर्ड दैट मीन्स द सेम एज द गिवन वर्ड। एब्यूज। अब एब्यूज का मतलब एक प्रकार का दुर्व्यवहार करना होता है ना, दुर्व्यवहार करना। एब्यूज कभी गाली भी देना होता है, आपका दुर्व्यवहार करना है। तो क्या हो जाएगा इसके माने? सेम वर्ड बताइए। एब्ल्यूशन का मतलब क्या होता है? एब्ल्यूशन का मतलब होता है स्नान। भाई साहब कोई सोचेगा सर जी बादिंग वाला निशान, लेकिन भाई एब्ल्यूशन वाला भी है। अब ओमेन का मतलब क्या होता है? एक प्रकार का दोस्त शकुन होता है, लक्षण होता है, शगुन भी होता है। और आपका ऑपरेशन का मतलब क्या होता है? उत्पीड़न होता है और एक प्रकार का अत्याचार भी होता है। और आपका एब्यूज के क्या हो जाएगा? एस्पर्सन हो जाएगा। अब एस्पर्सन का मतलब क्या हो जाएगा? किसी मतलब की प्रतिष्ठा को, मतलब किसी भी व्यक्ति की प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचाने के लिए झूठा, मतलब उसके खिलाफ झूठा गवाही देना है, सच देना है। तो एब्यूज का मतलब क्या हो जाएगा? एस्पर्सन हो जाएगा। डी ऑप्शन हम लोग का बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। तो साथियों इस तरह से आपका टोटल 55 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है। ये हम लोग का मॉडल पेपर काफ़ी बेहतरीन तरीके से तैयार किया हुआ था। तो बताइए आप सभी कितना स्कोर रहा? एक बार आप सभी लोग अपना फीडबैक दीजिए। सेशन कैसा लगा आप लोग एक बार जरूर हमें बताइएगा दोस्तों, क्योंकि पूरी ईमानदारी से मैंने ये सेशन आपके लिए तैयार किया है। तो दोस्त कल से जो आपकी आज जो शाम वाली क्लास आपको दमदार तो होगी, लेकिन कल से आपका जो शाम वाली 7 PM की क्लास होगी ना, वो साथियों अब आपका 10 या 15 मिनट का सोच लेगा। उसमें साथ वो जिस तरह से SSC CL का एग्जाम कराया ना, उसके बेस पे हम लोग अब MTS के लिए तैयारी करेंगे। हूबहू साथ पिछले वर्षों के आधार पर पेपर करा रहे हैं SSC CL का, तो हम उसी प्रकार तैयारी करना है। तो आप लोग तैयार रहेगा। तो चलिए दोस्त इस सेशन को अभी समाप्त करते हैं। मिलते हैं 11:30 यहाँ पे मैथ के क्लास के साथ, क्योंकि मैथ आपके लिए बहुत जरूरी है। क्योंकि 20 दिन के लिए यार मैथ पढ़ना है और वही पढ़ना है जो कि सिलेक्शन हो। तो आपके लिए दोस्तों हम वही प्रश्न देने वाले हैं मैथ 11:30 यहाँ पे। ओके तो आप लोग जरूर क्लास ज्वाइन कीजिए। सभी लोग अच्छे से डेली के डेली अपने से पढ़ते रहिए दोस्त। अपने से जब पढ़ेंगे तभी फायदा होगा। जब हम क्लास देंगे उसके बाद अपने से इसको कम से कम बार बार पढ़िएगा और क्वेश्चन अपने से हल करने का प्रयास कीजिए, तभी सिलेक्शन होगा भाई। तो पढ़ना तो पड़ेगा। ओके दोस्त, तो चैनल पे नए तो सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कीजिए। मिलते हैं 11:30 यहाँ पे। सभी को बेस्ट ऑफ लक। आपका दिन मंगल में। अपना ख्याल रखिए, माता पिता के लिए अच्छे से पढ़ाई किए, स्वस्थ रहिए। सभी को बेस्ट ऑफ लक। जय हिंद, वंदे मातरम, धन्यवाद।